Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are completing the 2020 paper of IFS. Starting with the first question: what is GPS? How does it work? What are the minimum number of satellites required for a GPS and why? तो प्रवेश बता, GPS है क्या हाँ पहले? ठीक है। तो मैं बता रहा जीपीएस इज जियो पोजिशनिंग सैटेलाइट सिस्टम which was created by the United States of America armed forces for the हम्म strategic use, and now it is freely available across the world for identification of the location, traffic management, ये सब कामों के लिए होता है। तो एक्यूरेट एंड प्रिसाइज लोकेशन बताता है ये हम्म ज्योग्राफिकल स्पेसिस की। और हाउ डज इट वर्क, तो वो ये कि एक सेंट्रल टेक्नोलॉजिकल अपरेटस है जिसको कंट्रोल करता है यूएस। वहां से इस पर कमांड एंड कंट्रोल चलता है। और कैसे जीपीएस कैसे काम करता है? जीपीएस का काम करने बताना है इसमें। अच्छा, बताओ। तो इसमें बोले हैं कि रिसीवर हो गया जो मोबाइल के अंदर में, और फिर ऐसे करना बस से बना देंगे। तो ऐसे हाँ, ऐसे मैंने बोल सकते हैं कि जो सैटेलाइट होती है वो मैसेज रिसीव करती है फोन्स के अंदर जो जीपीएस का ऐप होता है, और उससे हमें लोकेशन देखने को हाँ, मिलती है। मतलब अगर आप भाषा में बोले तो यही बोल पाएंगे। इसमें एटॉमिक क्लॉक होता है जो एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट बता सकता है। तो ये जो डिफरेंस है यहाँ का, ये लाइन का, ये लाइन का, ये लाइन का जो डिफरेंस है ना, वो निकाल के एटॉमिक क्लॉक, मतलब हर एक का प्रिसाइज डिस्टेंस होगा जो मूव करता होगा, तो उसके हिसाब से बता देता है डिस्टेंस। मतलब इसको जैसे वो रिसीवर और सैटेलाइट और जो ग्राउंड स्टेशन होता है वो भी चीज एक मतलब बना सकते हैं छोटा सा डायग्राम कि ग्राउंड स्टेशन है, सैटेलाइट सिग्नल भेज रही है। हम्म एंड इसमें जैसे जो रोल होता है कि पैराबोलिक एंटीना हम यूज करते हैं ताकि जो नॉइस क्रिएट हो रही है ना हमारे क्लाउड्स है या फिर वेदर कंडीशंस है, तो उसको हम मिनिमाइज कर सके कि जो डेटा है डिस्टॉर्शन कम आए उसमें। ठीक है। ठीक है, एंटीना हो जाता है। तो तीन चीज हो गया इसमें, सैटेलाइट, रिसीवर और एंटीना। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट रिक्वायर्ड फॉर जीपीएस टू वर्क एंड बाय। तो जीपीएस को टू काम करने के लिए सैटेलाइट है क्या? 4 सैटेलाइट। हाँ, 4 सैटेलाइट मिनिमम चाहिए होते हैं। और हाँ हाँ क्यों? हाँ, तो मिनिमम सैटेलाइट तो चार अर्थ, होंगे। हाँ, ठीक तो अर्थ की सैटेलाइट, अर्थ को इमेजिंग करने के लिए थ्री डी पिक्चर आनी चाहिए। तो इसी वजह से जीपीएस जब 3 का यूज करता है तो उससे 3D इमेज आ जाती है अर्थ की। लेकिन एक जो है वो एरर क्रिएट होता है जिसको एटॉमिक क्लॉक रिसीव करती है। इसी वजह से 4 सैटेलाइट यूज होती है। मतलब तीन तो शायद इसमें प्रिसिजन के लिए होती है कि लोकेशन डिटरमाइन हो सके, और एक होती है कि अगर कोई एरर होता है रिसीवर की साइड से, कोई डिस्टॉर्शन होती है तो उसके लिए चौथी वाली होती है। ठीक है, हो गया। इरिडियम सिस्टम होता है क्या इसमें? जीपीएस में एक इरिडियम सिस्टम होता है। वो तो एटॉमिक क्लॉक के अंदर में जो कंपाउंड यूज होता है वो इरिडियम होगा इसमें, आई थिंक। मतलब एक इरिडियम सिस्टम भी होता है ऐसे सैटेलाइट में जिसमें कुछ 75 सैटेलाइट पूरे अर्थ को जैसे कवर करती हैं। एक बार देख लो। इरिडियम सैटेलाइट। हम्म MRI स्टैंड फॉर मैं ये मैग्नेटिक रेजोनेंस मैग्नेट इमेजिंग। इमेजिंग, ये मेडिकल, या फिर हम बोल सकते हैं डायग्नोस टेस्ट होता है जिसके अंदर जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गन होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनकी इमेजिंग की जाती है विदाउट यूजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो कि एक्सरे में यूज होता है। सही बात है, विदाउट यूजिंग मैग्नेटिक इसमें यूज है। इसमें इसमें इसलिए, मैग्नेटिक यूज होता हाँ, है। हाँ, इसमें कैंसर खतरा कम होता है। तो हाँ, ये बोल सकते हैं कि डर्मेटोलॉजी हो गया, कैंसर हो गया, और टिश्यू ब्रेक हो जाता है ना एक्सरे की रेज से, तो वो भी नहीं होता इसमें। बॉडी को बीच में डालता है, और ये एक तरह से कॉइल होता है इसके अंदर में, मैग्नेटिक कॉइल होता है जो रोटेट करता है। ये पूरा, एमआरआई, हाँ। नहीं नहीं, ऐसा
अच्छा अच्छा, आपने मशीन बनाया है, ठीक है ठीक है। मशीन, हाँ उसकी बात करो ना, मशीन डालते तो मैग्नेटिक कॉइल होता है ना, वो रोटेट करता है ऊपर नीचे, तभी जाके ऐसे दिखता है, घर 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 आवाज करते हैं पूरे मेरे। हाँ, तो ये होता है कि व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस टेक्निक, तो इसमें थोड़ा मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और फिजिक्स क्या मतलब, करो ना, क्या हो सकता है इसमें फिजिक्स, क्या यूज की जाती है इसके पीछे मतलब? आई थिंक इसमें तो ये होता है जैसे डायग्राम बनाया ना कि चारों तरफ ऐसे मशीन होती है तो मैग्नेटिक फील्ड एक बन जाती है, और फिर उसके बाद रेडियो वेव्स का यूज करके हम जो मतलब स्कैन निकलता है पूरा रेडियो वेव्स का यूज होता है। ठीक है, सही बात है। कोई नहीं, इतना ज्यादा स्पेसिफिक तो मैं डॉक्टर नहीं बनना है, तो ठीक है, इतना तो चल जाएगा। और उसके बाद रेड बोला जा रहा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एमआरआई ओवर अदर रेडियो डायग्नोस्टिक टेक्निक। तो इसमें बताया कि एक्सरे के मुकाबले, जहाँ पर एक्सरे होता है उसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज होता है, एमआरआई में मैग्नेटिक रेडिएशन यूज होता है। और सीटी में भी, और सीटी स्कैन में भी, दोनों में स्कैन ना में भी, हाँ। आयोनाइजिंग यूज होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, इसमें मैग्नेटिक यूज होता है, तो इसमें उसके ना बाद हम ट्रांस। बता सकते हाँ हैं जो ठीक है। एक्सरे और सीटी स्कैन के अंदर जो इमेजिंग आती है, वो एक बहुत ब्रॉड इमेज होती है, लेकिन एमआरआई के अंदर प्रिसीजन आती है, हाँ बहुत प्रिसाइज प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन। इमेज। एक्सरे की रेज से टिश्यू ब्रेकिंग का चांस रहता है, एमआरआई से ऐसा नहीं होता है, बहुत सेफ होता है वो। प्रिसाइज में के नर्व्स को भी देख सकता है ये, जो लेन टिश्यू स्केलेटन देख सकता है उसमें। ब्लड कैपिलरीज हो गई, तो उसके हाँ, बाद ब्रेन की जो इसमें माइन्यूट, ऐसे दो चीजों में भी लगा। बोलो करो। मतलब मैं कंपैरिजन की बात कर रही थी, अगर जैसे बोन या फिर बोन डेंसिटी है तो उसके लिए तो एक्सरे ही बेटर होता है। बट अगर जैसे टिश्यूज है, स्पाइनल कॉर्ड की हाँ इंजरी ये हो रही है दोनों या फिर एक्सरे ब्रेन, और सीटी स्कैन जो है वो तो सेम प्रिंसिपल पे काम करता है ना, एमआरआई तो डिफरेंट होता है उससे, सीटी स्कैन में तो उसी प्रिंसिपल काम करता है ऐसा ना। नहीं बोलेंगे कि एक्सरे और सीटी स्कैन सेम के लिए काम करता है, ये मतलब सेम नहीं, मैं डिफरेंस। प्रिंसिपल 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 और वर्किंग जो सेम होगा ना, एक्सरे को यूज करते हैं सीटी स्कैन में। बस इतना ही पूछा ना इसमें। हम्म। ठीक। बस ये तीन होता होगा ना, इसके अलावा तो कोई एक्सरे टेक मतलब रेडियो डायग्नोस्टिक टेक्निक नहीं होती है। इन तीनों के अलावा हम्म। ये होता है, और होता होगा। अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड होता है ना। अल्ट्रासाउंड। ठीक। ठीक ठीक है इसका, व्हाट ठीक डू है, ये हो गया। स्टैंड बाय हाइड्रोजन एनर्जी, व्हाई इज इट कॉल्ड एज ग्रीन एनर्जी, इसी में हो जाएगा हाइड्रोजन एनर्जी। इसको बोलते हैं कि एच, जो H2 है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस लगाएंगे तो H2 + O2 में हो जाएगा, तो इसको यूज कर सकते हैं, इसी को ग्रीन एनर्जी थर्मल, बोलते हैं। क्या हो? मतलब एक तो इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन एनर्जी बनती है, थर्मो एक उससे भी बनती है ना, जो अपना थर्मल प्रोसेस होता है। थर्मल प्रोसेस कैसे बनेगा? थर्मल प्रोसेस में तो आप हीट करते हो कोल में, कोल को, कोल से जो थर्मल थर्मल है वो हीट, हीट से फिर वाटर वापरेशन होता है, उसके बाद फिर आप जनरेटर चलाते हो, एक तरह से ठीक। टरबाइन चलाते हो। हाइड्रोजन एनर्जी हो, क्या हम्म। आप ब्रेक करते हो वाटर को, तो उससे जो H2 निकलता है, H2 एज ए क्लीन एयर है, कि अब अबंडेंट है, इसलिए ग्रीन एनर्जी है। इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो O2 है, CO2 नहीं निकलता, इसलिए इसको ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। ग्रीन एनर्जी तभी हो सकता है जब जो पूरा पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है, ये ग्रीन होना वो चाहिए, ग्रीन। कार्बन कैप्चर होना चाहिए, ग्रीन सोर्स होना चाहिए, ग्रीन सोर्स, कार्बन कैप्चर, तब आगे ग्रीन बोला सकते हैं, बोल सकते हैं। बोला कि एक्सप्लेन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग हाइड्रोजन एज फ्यूल, तो फ्यूल सेल वही हुआ कि आप वाटर को आप ब्रेक करेंगे H2 और O2 में, और ऐसे H2 है। इसमें उसे ये होगा ना कि मतलब जो आप जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो जो पॉजिटिव एटम्स होंगे और जो नेगेटिव होंगे, आपस में उनका जब रिएक्शन होगा, तो उससे जो है एनर्जी क्रिएट होगी। और
हम्म। तब हाइड्रोजन फ्यूल बनेगा, ऐसा ही कुछ होता है ना? हाँ, ऐसे हाइड्रोजन फ्यूल हो गया। अब कैसे करेगा काम की, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो उसमें जो बाई प्रोडक्ट हुआ फिर जो करंट पास होता है उसमें आप बना सकते हो डायरेक्टली। एग्जैक्टली वर्किंग बता देते हैं, एक सेकेंड। मतलब इस क्वेश्चन को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आईएफएस का पेपर होता है उसमें तो भाई डॉक्टरी की मतलब पूरी जानकारी चाहिए। ऐसा डायरेक्टली नहीं। तो टू कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर यूज होता है, प्रोटीन एक्सचेंज मेंबर पीईएम, अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर होता है इसमें यूज। तो फ्यूज सेल इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी हाइड्रोजन के अंदर में होता है ऑक्सीजन इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड वाटर ओनली इज बाय प्रोडक्ट। वही वही मतलब वैसे। बेसिकली ये याद रखना होगा ना कि हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन को कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। हम्म। हम्म। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल, तो यहाँ से हाइड्रोजन डालते हैं, ये ऑक्सीजन है, ये दूसरा वाला, ये दूसरा वाला बात हो रहा है। ये हाइड्रोजन एनर्जी का बात हो रहा है तो तोड़ दिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, ये फ्यूल सेल का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट इसका है, उल्टा है एक तरह से। ऐसे फ्यूल सेल है, तो ये एनोड हो गया प्लस, ये कैथोड हो गया माइनस। अब है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में डालेंगे तो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड मूव करेगा, तो ये जो बाई प्रोडक्ट होगा वाटर होगा, ये H2O। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, तो उसी का से फिर बैटरी चार्ज होगा। बैटरी जब चार्ज होगा तो फिर बैटरी यूज कर सकते हैं। तो ये फ्यूल सेल होगी एक तरह से। प्रवेश, हाँ नहीं, सही बात है। एक बार सर्च करना ड्राइंग में मिल जाएगा पूरा। तो ये बात हो रहा था, ये जो बात है ना, ये बात हो रहा था इसका, इसके पहले का ये, समझ रहे हो ना? क्योंकि ये जो H2 घुस रहा है, ये H2 कहीं ना कहीं इसको स्टोर करना पड़ेगा ना गाड़ी के अंदर में। तो H2 बनेगा कैसे, तो इससे बनेगा H2 स्टार्टिंग के लिए। समझ में आया? इसलिए इसको लिखा था स्टार्टिंग वाला फिर। प्रवेश, ठीक है। ठीक है, सेकंड में आते हैं। LHC क्या है? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये पावर एक्सीलेटर है, अगर हम्म। नॉर्मली समझा जाए ब्रीफली बताना तो। है, हिग्स बोसॉन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आता है LHC आता है पहले। वर्ल्ड का लार्जेस्ट और हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल कोलाइडर है, मतलब एक काइंड ऑफ ट्यूब होती है ये। और इसके अंदर दोनों साइड्स में अ, आप बोल सकते हो कि टेक्निकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपस में कोलाइड करते हैं ताकि एनर्जी क्रिएट हो। और ये किसने बनाया था? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ईयू का सन न्यूक्लियर रिसर्च। हाँ, तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इसको यूज किया जाता है। 27 किलोमीटर है, मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, और एक गोल टाइप का है एक तरह से। ये मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट। एंड ये बनाया इसीलिए था ताकि हम जो हमारे यूनिवर्स की बिगिनिंग है उस फंडामेंटल्स को समझ पाए, आई थिंक। सही बात है, बिग बैंग हो गया। फंडामेंटल। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स हम्म। बैंड और हिग बोसॉन थ्योरी भी इसी का पार्ट है क्या? हम्म। इसी रिलेटेड है, ओरिजिन ऑफ जब, मास इन द हाँ, यूनिवर्स। जब पार्टिकल थ्योरी में हिग्स बोसॉन ये होता है कि इसका इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो होता है, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। और इसको जब स्पीड आप कोलाइड करते हो तो एलिमेंट्री पार्टिकल रिलीज होता है, तो वही बोसॉन का होगी। इतना पता है मेरे को बस। और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? गॉड पार्टिकल बोलते हैं इसको।
व्हाई हीट बोसन सो इम्पोर्टेंट फॉर साइंस, साइंस के लिए इम्पोर्टेंट क्यों? तो हीट बोसन बोल सकते हैं कि जो बिग बैंग हुआ था तो उसका ओरिजिन ऑफ मैटर कैसे स्टार्ट हुआ, फिर माइन्यूट मैटर आफ्टर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अलावा भी क्या क्या है मैटर तोड़ सकते हैं, और भी कैसे रिएक्ट करता है भाई मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करने में काम आता है ठीक बोसॉन, हाँ, हम बोल सकते हैं। ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के ग्रेविटेशनल लिए मैग्नेटिक हो गई। कैसे रिएक्ट उसके बाद करता है, क्वांटम मैकेनिक्स में भी काम आता है, वही क्वांटम में। और जो जो कोरोना ने अभी बोला ना ओरिजिन ऑफ मास को स्टडी करने में काम आता है, तो मतलब ये एग्जैक्टली उसी के लिए है कि जो मास है उसका ओरिजिन एक्सप्लेन करता है हिग्स बोसॉन की यूनिवर्स जो है वो कैसे मतलब एक्सपेंशन हुआ, कैसे वो ब्रेक हुआ, ये सब मतलब बताता है हिग्स बोसॉन। ठीक है, और इसमें हो गया। फ्यूचर के लिए ये चीज रहेगी कि हम कोलिजन के बारे में समझ लेंगे अच्छे से, तो हम नए जो पार्टिकल्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनको भी क्रिएट कर सकते हैं, फिर यूनिक प्रॉपर्टीज जिनकी मतलब प्रॉपर्टीज उनकी हम कंट्रोल कर पाएंगे। एंड डार्क मैटर का भी इससे लेना देना है कि डार्क मैटर को भी स्टडी करने में हेल्पफुल है। ठीक है, एंड कर ठीक है। देते हैं। हाँ, मतलब Okay, thank you everyone. We have completed the question paper of IFOS 2020. We will move forward with 2019 due to influence Sarkari.